हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू विल बी फिट एंड फाइन। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। पिछली क्लास में पढ़े थे उसको अच्छे से समझ आया होगा। इसको आगे की क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। उसको एक आगे चलने से पहले एक बार पीछे पीछे की क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। पीछे अगर रिवाइज कर लेंगे तो पीछे वाली चीज जो क्या होगी अच्छे से अच्छे ढंग से याद हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड आगे क्लास को पहले पीछे की रिवाइज करते हैं, उसके बाद आगे क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में जो हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, नेशनल इनकम के अंदर मध्यवर्ती वस्तुओं को क्या होता है, मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य शामिल नहीं होता है नेशनल इनकम के अंदर। पिछले क्लास में सब पढ़ चुके थे, उसको एक बार रिवाइज करते हैं। ठीक है, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम के अंदर क्या होता है, मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य क्या होता है, मध्यवर्ती मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य, वस्तुओं का मूल्य क्या होता है, शामिल नहीं होता है। मूल्य शामिल नहीं होता है, जबकि अंतिम अंतिम वस्तुओं का मूल्य शामिल होता है, बल्कि अंतिम वस्तुओं का मूल्य शामिल होता है, बल्कि अंतिम वस्तुओं का मूल्य, अंतिम वस्तुओं का मूल्य, वस्तुएं का मूल्य आपको पिछले कल तो बताए थे, बल्कि अंतिम वस्तुओं का मूल्य क्या होता है, शामिल होता है इसमें। अंतिम वस्तु का मूल्य शामिल होता है, मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य शामिल नहीं होता है। मध्यवर्ती वस्तु क्या है, अंतिम वस्तु क्या है, सब हम बता। मध्यवर्ती वस्तु को कल नहीं बताए थे, अंतिम वस्तु बताए थे, मध्यवर्ती वस्तु बता देते हैं। जैसे कि आपको, जैसे कि किसान है, ठीक है, जैसे कि क्या है, किसान है, ठीक है। कल गलती से थोड़ा ध्यान दीजिए इस बात पर, मध्यवर्ती वस्तु को नहीं बताए थे, अंतिम वस्तु को बताए थे। ये किसान है, क्या हुआ, गेहूं उपजाया, क्या हुआ, गेहूं उपजाया। गेहूं से क्या किया, ये आटा उपजा लिया आदि। गेहूं जाके किसान मार्केट में बेचा, मार्केट में जो खरीदा, मार्केट में जो जो खरीदा उसको आटा पिसवा के उसको आटा को क्या करने लगा, बेचने लगा, आटा को बेचने लगा। जब आटा को बेचा तो जो आटा खरीद के दुकानदार, एक और दुकानदार आया और उसको ब्रेड बना के, रोटी बना के या ब्रेड बना के बेचने लगा। ब्रेड ब्रेड बना के क्या करने लगा, बेचने वाला लगा। अगर ब्रेड बना के बेचने लगा तो ये क्या हुआ, अंतिम खरीदार हुआ, ये अंतिम उपभोक्ता हुआ। तो ये हुआ अंतिम वस्तु, यहाँ पे क्या हो गया, अंतिम वस्तु। लेकिन ये सब क्या हुआ, ये तीनों, ये दोनों हुआ मध्यवर्ती वस्तु। ये हो गया कौन, बीच वाला मध्यवर्ती वस्तु, मध्यवर्ती मध्यवर्ती वस्तु, ये हो गया मध्यवर्ती वस्तु। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, आपको मध्यवर्ती वस्तु समझ आया होगा। अगर देखिए इस दोनों के बीच में जो दोनों रह गया, इसका जो नेशनल इनकम के अंदर काउंट नहीं होता है अंतिम, बल्कि ये जो ब्रेड बेच रहा है, ब्रेड जो बेच रहा है, आप जो बेच रहा है, ये अंतिम मतलब ये नेशनल इनकम के अंदर क्या होता है, काउंट होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग कल पढ़ चुके थे। ठीक है, आगे आगे देखते हैं, इसके बारे में हम लोग कल क्या किए थे, पढ़ चुके थे। ठीक है, और सर आगे हम लोग देख लेते हैं, आगे जिसकी आगे बताते हैं आपको। आगे जिस राष्ट्रीय आय की गणना, राष्ट्रीय आय की गणना के बारे में पढ़े थे, राष्ट्रीय आय की राष्ट्रीय आय की गणना के बारे में, राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्रीय आय की गणना के बारे में हम लोग क्या किए थे, पढ़े थे। ठीक, राष्ट्रीय आय की गणना कितने तरह से होती है, दो तरह से होती है। राष्ट्रीय आय, यहाँ पे आय छूट गया, आय की गणना कितने तरह से होता है, दो तरह से होता है। एक होता है बाजार कीमत पर, दूसरा होता है कि कौन सा कीमत है, दूसरा होता है साधारण लागत पर। एक होता है बाजार कीमत पर, यानी कि मार्केट प्राइस पर, मार्केट प्राइस। ये सब पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, अगर वो वाले वीडियो नहीं देखे तो जरूर जाकर जरूर देखें। यानी बाजार कीमत है, बाजार कीमत, बाजार कीमत या चालू, बाजार कीमत या चालू कीमत, या चालू कीमत। ठीक है, दोनों एक ही है। अगर इस पर हम मार्केट मार्केट प्राइस पर अगर राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं, मार्केट प्राइस पर राष्ट्रीय आय की गणना करते तो क्या बोलते हैं, नॉमिनल इनकम। इसको क्या बोलते हैं, नॉमिनल इनकम, नॉमिनल इनकम क्या बोलते हैं इसको, नॉमिनल इनकम। ये सब हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। नॉमिनल इनकम मतलब मौद्रिक आय, मौद्रिक मौद्रिक आय। नॉमिनल इनकम मतलब क्या होता है, मौद्रिक आय। ठीक है, नॉमिनल इनकम मतलब मौद्रिक आय। मार्केट प्राइस कब से भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना शुरू हुआ, तो हुआ 2014 से, जब से बीजेपी आया, 2014 से। जब कौन आया, बीजेपी आया, बीजेपी आया। जब बीजेपी आया, मतलब मोदी सरकार का जब टाइम आ गया, तब ये मार्केट प्राइस पर गणना
शुरू हुआ। मार्केट प्राइस में जब गणना होता है राष्ट्रीय आय की, तो इसमें क्या होती है, महंगाई भी इंक्लूड रहता है, इसमें महंगाई भी इंक्लूड रहता है, महंगाई भी क्या होता है, इंक्लूड रहता है, और इसमें आय भी कुछ ज्यादा होती है। महंगाई इंक्लूड रहेगा तो आय कुछ ज्यादा होगा ही होगा, ये तो स्वाभाविक बात है। अगर महंगाई इंक्लूड रहेगा तो आय क्या होगा, आय थोड़ा ज्यादा होगा। ठीक, चलिए ये सब समझ आएगा। दूसरा होता है साधन लागत। दूसरा कौन सा होता है, साधन लागत। साधन लागत दूसरा देख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड। दूसरा हम लोग देख लेते हैं साधन लागत, ठीक है। दूसरा कौन सा है, दूसरा साधन लागत है। कौन सा है, साधन लागत। साधन लागत, साधन लागत या फिर स्थिर कीमत, या स्थिर कीमत इसको बोल सकते हैं, स्थिर कीमत। साधन लागत, स्थिर कीमत, इसको क्या बोलते हैं, फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर, इसको क्या बोलते हैं, फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। जब फैक्टर कॉस्ट में जब वस्तु की राष्ट्रीय आय की गणना होती है, जिसे बोलते हैं रियल, रियल या एक्चुअल, रियल या एक्चुअल, रियल इनकम। रियल एक्चुअल लिखा गया था, लेकिन एक्चुअल भी होता है, रियल भी होता है, दोनों होता है, ठीक है। रियल इनकम या वास्तविक आय, या वास्तविक आय, हिंदी में उसे बोलते हैं वास्तविक आय, इंग्लिश में रियल इनकम, वास्तविक आय, ठीक है, वास्तविक है। इसमें क्या होता है, इसमें महंगाई इंक्लूड नहीं होता है। साधन लागत फैक्टर कॉस्ट में जब राष्ट्रीय आय की गणना होती है, इसमें महंगाई इंक्लूड नहीं होता है, इसमें महंगाई जो है इंक्लूड नहीं होता है, इसमें महंगाई इंक्लूड नहीं होता है, राष्ट्रीय आय कुछ कम भी होती है। महंगाई इंक्लूड नहीं, पहले 2014 से पहले, 2014 से पहले क्या होते थे, राष्ट्रीय आय इसी साधन लागत पे ही इसको क्या होती थी, मतलब साधन लागत पर इसकी गणना होती थी। लेकिन जब बीजेपी आया तो मार्केट प्राइस पर, यानी महंगाई मार्केट प्राइस पर उसकी गणना करने लगी, और उसमें महंगाई भी इंक्लूड रहता है, जिससे कुछ पैसा ज्यादा ही बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़े थे फैक्टर कॉस्ट के बारे में। फैक्टर कॉस्ट के बारे में आगे हम लोग आपको बताए थे, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट के बारे में, साधन लागत के बारे में बताए थे, साधन लागत के बारे में बताए थे, फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट मतलब साधन लागत, ठीक है, साधन, साधन लागत, ठीक, लागत, साधन लागत के बारे में आपको बताए थे। साधन लागत का क्या बताए थे, जैसे कि साधन लागत क्या है, किसी वस्तु के उत्पादन में किए गए खर्च, किसी वस्तु के, किसी वस्तु के, वस्तु के उत्पादन में, उत्पादन में किए गए खर्च, किए गए खर्च, किए गए क्या होगा, खर्च, किस वस्तु के उत्पादन में किए गए खर्च, ठीक है। किस वस्तु के उत्पादन में किए, जैसे कि आप बता दिए, जैसे कि किए गए खर्च वो क्या होगा, साधन लागत। जैसे कि आपको बताते हैं, आपको ये सब बताए हुए थे कल, बता देते हैं। जैसे कि पेन है, ठीक है, शॉर्ट में बता देते हैं आप। पेन है, फैक्ट्री में बनता है, कहाँ बनता है, फैक्ट्री में बनता है, ठीक है, फैक्ट्री बनता है, फैक्ट्री कहाँ बनता है, फैक्ट्री बनता है। तो पेन की जो प्रोडक्शन में खर्च होता है, जिनकी जो प्रोडक्शन में खर्च होता है, उत्पादन में जो खर्च होता है, पेन का जो उत्पादन में खर्च होता है, वही है फैक्टर कॉस्ट। जैसे कि लैंड, लैंड का क्या है, लैंड का क्या है, 2 रुपया, लैंड का क्या है, 2 रुपया। और कच्चा पदार्थ का कितना होता है, 2 रुपया होता है। और मजदूरी कितना होता है, मजदूरी का होता है कितना, 2 रुपया। और प्रॉफिट का क्या होता है, प्रॉफिट का कितना होता है, जो जो इसका मतलब हेड है, कंपनी का जो हेड है, उसका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट का कुछ ना कुछ हेड होना चाहिए। तो प्रॉफिट का कितना हेड होता है, तो वो अपना 2 रुपया रख लिया, 2 रुपया हेड। तो जो पूरा उत्पादन में जो पूरा लगा खर्च, कितना लगा पूरा उत्पादन में, 8 रुपया। पूरा उत्पादन में जो खर्च लगा, यही है फैक्टर कॉस्ट। ये क्या, फैक्टर कॉस्ट है, यही फैक्टर कॉस्ट है, यही है फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। इसमें जीएसटी अगर जोड़ दे, इसमें अगर जीएसटी जोड़ दे, तो इसमें जीएसटी जोड़ दे तो ये भी क्या हो जाएगा, इसमें जीएसटी जोड़ के मार्केट में जब भी कोई सामान को बेचने के लिए आगे बढ़ता है, तो इसमें जीएसटी जुटा रहता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग कांस्टेंट, कांस्टेंट कीमत यानी कि कांस्टेंट कीमत यानी कि स्थिर प्राइस, स्थिर प्राइस हम इसके बारे में कल बताए हुए थे। कांस्टेंट कीमत, कांस्टेंट, कांस्टेंट प्राइस यानी कि प्राइस, स्थिर कीमत,
स्थिर कीमत, स्थिर कीमत, ठीक है। कांस्टेंट प्राइस और स्थिर कीमत, इसके बारे में कल बताए थे। ये क्या है? जब आय की गणना, जब आय की गणना के किस आधार पर, जब आय की गणना बेस रेट के आधार पर की जाती है, इसको स्थिर कीमत के आपको बताते हैं। जब आय की गणना बेस रेट के आधार पर की जाती है, वह कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट प्राइस बेस रेट के आधार पर की जाती है। अब बेस रेट क्या है? आय की गणना, बेस रेट पर भी आय की गणना होती है। आय की गणना, राष्ट्रीय आय की गणना बेस रेट पर क्या होती है? राष्ट्रीय आय की गणना, आय की गणना, गणना बेस रेट पर राष्ट्रीय आय की गणना कैसे होती है? गणन, गणना, ठीक है, बेस रेट के आधार पर। बेस रेट के आधार पर, बेस रेट का अर्थ क्या है आपको बताते हैं, डिफिनेशन पूरा बताते हैं। बेस रेट किसी वर्ष में, किसी वर्ष में, जैसे कि किसी वर्ष में, किसी वर्ष में, किसी वर्ष में वस्तुओं, वस्तुओं के, वस्तुओं के मूल्य, वस्तुओं के मूल्य को क्या आधार मानकर, क्या आधार मानकर, आधार, आधार वर्ष, आधार वर्ष मान लेते हैं। क्या करते हैं? मान लेते हैं, आधार वर्ष मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं, मान लेते हैं। उस आधार वर्ष में, उस आधार वर्ष में, उस आधार वर्ष में, उस आधार वर्ष में, उस आधार वर्ष में जो, उस आधार वर्ष में जो वस्तुओं, वस्तुओं का, उस आधार वर्ष में जो वस्तुओं का मूल्य, जो वस्तुओं का मूल्य, उस आधार वर्ष में जो वस्तुओं का मूल्य होता है, मूल्य होता है, होता है, उस बेस पर वस्तुओं का मूल्य निकालते हैं। उस बेस पर क्या करते हैं? वस्तुओं का मूल्य निकालते हैं। होता है उस बेस पर, उस बेस पर, बेस पर वस्तुओं का मूल्य हम निकालते हैं। वस्तुओं का मूल्य, मूल्य निकालते हैं। उस बेस पर क्या करते हैं? वस्तुओं का मूल्य निकालते हैं, ठीक है, निकालते हैं, यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, निकालते हैं। उस बेस पर वस्तुओं का मूल्य निकालते हैं। जैसे आपको हम कल बेस ईयर के बारे में पिछली क्लास में कुछ बता दिए थे, क्या बताए थे? जैसे कि एक बेस ईयर बना कब से कब तक? 1999 से 2000, 1999 से 2000 बना, ठीक है। उसके बाद कब बना बेस ईयर? फिर बना 2004 से 2005। जब आगे प्रत्येक 4 से 5 साल पर चेंज होते रहता है, ठीक है, ये प्रत्येक 4 से 5 साल पर चेंज होता है। 2004 से 2005, 2005 प्रत्येक, प्रत्येक 4 से 5 साल पर क्या होता है? चेंज होते रहता है, ठीक है। उसके बाद फिर कब बना? 2000, फिर बना 2011 से 2012, 2012 फिर बना 2017 से, 2017 से 2018, ठीक है। चलिए, ये बनने की बात, वर्तमान वाला ये है, वर्तमान वाला कितने वाला है? वर्तमान, ठीक है। चलिए, इसके बारे में कल बताते, पिछले क्लास में बता चुके थे, फिर भी आपको बता देते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं मार्केट प्राइस के बारे में। मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस यानी कि बाजार कीमत, या कितना? बाजार कीमत, बाजार कीमत, बाजार कीमत, मार्केट क्या होता है? बाजार कीमत, ठीक है। अब बाजार कीमत क्या है इसके बारे में कल बता चुके थे, बाकी फिर भी एक बार फिर से रिवीजन करा दें। जैसे कि फैक्टर कोस्ट, फैक्टर कोस्ट, फैक्टर कोस्ट, फैक्टर कोस्ट जोड़ जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि जीएसटी जोड़ इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ जीएसटी, यहाँ पे माइनस होता है। सब्सिडी क्या होता है? माइनस होता है। सब्सिडी जो होता है माइनस हो जाता है, ठीक है, इसमें सब्सिडी जो है माइनस हो जाता है। सब्सिडी क्या होता है? सब्सिडी माइनस होता है, सब्सिडी क्या होता है? माइनस होता है। तब यहाँ मार्केट प्राइस निकलता है, तब निकलता है मार्केट प्राइस, ठीक है। अगर वही, अगर हम क्या निकालना है हमको? फैक्टर कॉस्ट निकालना है, फैक्टर कॉस्ट, तो वही मैथ वाला नियम लगा देंगे।
फैक्टर कोस्ट। फैक्टर कोस्ट निकालना तो मतलब नियम, मार्केट प्राइस इधर आ जाएगा, जीएसटी माइनस हो जाएगा और सब्सिडी प्लस हो जाएगा। सब्सिडी क्या हो जाएगा, सब्सिडी प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये फैक्टर ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, चलिए 2014-15 से पहले जो इसे आपको बताया था, 2014-15 से पहले जो जीएसटी काउंट होता था, जीडीपी काउंट होता था जो 2014-15 से पहले, 2014 और 2015, 15 से पहले इस इधर मान लीजिए, इधर ले लीजिए पहले, पहले जीडीपी जो काउंट होता था, जीडीपी जीडीपी काउंट, जीडीपी काउंट होता था, जीडीपी काउंट जो 2014-15 से पहले कब कैसे होता था, साधन लगा यानी कि फैक्टर कोस्ट पर, फैक्टर कोस्ट पर। ठीक है, कोस्ट पर। अब फिर बाद में अब, या अब लिख सकते हैं या फिर बाद लिख सकते हैं। अब जो होता है एमपी बाजार कीमत पर, यानी कि मार्केट प्राइस पर, मार्केट प्राइस पर, मार्केट बाजार बाजार कीमत पर। ठीक, चलिए इतना हम लोग कल पढ़ चुके थे। अब हम लोग आगे क्लास को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं, क्या कि कुछ ज्यादा टाइम हो गया। ठीक है, जैसे कि नेशनल इनकम जो है, जैसे कि आप बताते हैं नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम को फैक्टर, जब नेशनल इनकम को जब निकालते हैं फैक्टर कोस्ट पर, नेशनल इनकम को निकालते हैं जब हम फैक्टर कोस्ट पर, किस पर निकालते हैं, फैक्टर कोस्ट पर, साधन लागत पर, फैक्टर कोस्ट, कोस्ट पर निकालते हैं क्या होता है, एक हमेशा कम होता है। कितना होता है, हमेशा कम होता है, क्योंकि इसमें महंगाई इंक्लूड नहीं होता। लेकिन अगर मार्केट प्राइस पर निकालते हैं, मार्केट प्राइस पर निकालते हैं, मार्केट प्राइस पर निकालते हैं, क्या अपन मार्केट प्राइस पर निकालते हैं तो क्या होता है, हमेशा ज्यादा होता है, हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें महंगाई इंक्लूड होता है, इसमें क्या महंगाई इंक्लूड होता है, क्योंकि इसमें महंगाई इंक्लूड है। जैसे कि आपको इसका ग्राफ बना देते हैं आपको, जैसे कि यहाँ ले लीजिए। ठीक है, ये ले लीजिए, ये इसका ग्राफ है, ये भी इसका ग्राफ है, ये ठीक है। ये जो नीचे वाला जो ग्राफ है, ये नीचे वाला ग्राफ है फैक्टर कॉस्ट का ग्राफ है, फैक्टर कॉस्ट का, फैक्टर कॉस्ट का। और ऊपर वाला जो ग्राफ है मार्केट प्राइस का ग्राफ है, मार्केट प्राइस का, मार्केट प्राइस, प्राइस का ग्राफ। ये दोनों देख लीजिए, दोनों का डिस्टेंस, दोनों का जो डिस्टेंस है, बीच में जो दोनों का डिस्टेंस है, ये क्या कहलाता है, महंगाई वृद्धि कहलाता है। या क्या कहलाता है, महंगाई। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, महंगाई वृद्धि कहलाता है। क्या कहलाता है, महंगाई वृद्धि, महंगाई वृद्धि कहलाता है, महंगाई वृद्धि कहलाता है। दोनों के बीच के डिस्टेंस क्या कहलाता है, महंगाई वृद्धि कहलाता है। ठीक है, दोनों के डिस्टेंस की वृद्धि क्या कहलाता है, महंगाई वृद्धि कहलाता है। राष्ट्रीय आय की गणना, चलिए हम लोग आगे आगे क्लास आगे मतलब कुछ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये सब देख लिए। राष्ट्रीय आय की गणना कितने पहले प्रारंभ, मतलब किसने पहले प्रारंभ किया और कब किया, राष्ट्रीय आय की गणना, राष्ट्रीय आय की गणना, राष्ट्रीय राष्ट्रीय आय की गणना, आय की गणना, गणना किसने प्रारंभ किया और कब हुआ, किसने प्रारंभ किया और कब हुआ, तो हुआ कब प्रारंभ है, 1867 से 1868 में, 1868 में, किसके टाइम में, कौन प्रारंभ किया, हुआ था कब, 1867 से 1868 में। कब कौन प्रारंभ किया, तो दादा भाई नौरोजी। ये कौन प्रारंभ किया, तो दादा भाई, पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना पहली बार प्रारंभ 1767 से 1768 में प्रारंभ कौन किया, तो दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने प्रारंभ किया। इस समय पहली बार जो निकला था, इसमें जो पहली बार राष्ट्रीय आय निकला था, कितना निकला था, पहली बार राष्ट्रीय आय निकला था 1859 में। जब पहली बार राष्ट्रीय आय कितना निकला था, प्रति व्यक्ति आय 20% निकला था, प्रति व्यक्ति आय कितना निकला था 1859 में। राष्ट्रीय आय की गणना के समय प्रति व्यक्ति आय निकला था, प्रति व्यक्ति आय कितना परसेंट निकला था, 20% निकला था, प्रति व्यक्ति
आय, व्यक्ति आय कितना निकला था? 20% निकला। कितना निकला? 20%। कब निकला? 1859 में। ठीक है, उसमें गणना कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी इसकी गणना किए थे। अब आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा कौन है, आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे फिर। चलिए, जैसे कि राष्ट्रीय आय का वैज्ञानिक अनुमान। राष्ट्रीय आय का वैज्ञानिक अनुमान से ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, राष्ट्रीय आय का वैज्ञानिक अनुमान कौन लगाया? राष्ट्रीय आय का वैज्ञानिक अनुमान कौन लगाया? ठीक है, राष्ट्रीय आय का वैज्ञानिक अनुमान, वैज्ञानिक अनुमान कौन लगाया? अनुमान कौन लगाया? जो लगाया नाम है VKRV, VKRV राव। राष्ट्रीय आय का वैज्ञानिक अनुमान कौन लगाया? VKRV राव। ठीक है, राव लगाया वैज्ञानिक अनुमान, पहली बार वही लगाया था। ठीक है, राष्ट्रीय आय का वैज्ञानिक अनुमान कौन लगाया था? VKRV राव। VKRV राव लगाए थे वैज्ञानिक अनुमान, वही थे उस समय वैज्ञानिक अनुमान लगाए थे। कौन? VKRV राव। राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक अनुमान कौन लगाया? ये क्वेश्चन पूछा था। VKRV राव ने राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक अनुमान लगाया। आगे हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए, जैसे कि एक और नेक्स्ट पॉइंट हमारा CSA सेंट्रल, क्या होता है? सेंट्रल स्टैटिक्स स्टैटिकल स्टैटिकल सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय। राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय कब खुला? केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, केंद्रीय सांख्यिकीय 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 कार्यालय, सांख्यिकीय कार्यालय। पहले क्या था? ऑफिस था, लेकिन बाद में फिर क्या हो गया? कार्यालय। बाद में हो गया कार्यालय। कब खुला है? ये कब खुला? ये जो खुला कब खुला? 2 मई 1951 को। 2 मई 1951 को कब खुला? 2 मई 1951 को खुला। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, ये सब फैक्ट है। ठीक है, ये सब क्या है? फैक्ट है। 9 जून 9 जून यानी कि सांख्यिकीय दिवस। सांख्यिकीय दिवस कब मनाया था? 9 जून। 29 जून को क्या मनाया था? सांख्यिकीय दिवस। सांख्यिकीय दिवस। सांख्यिकीय दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को, यानी कि 29 जून को सांख्यिकीय दिवस। किसके जन्मदिन पर? किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? पीसी महाल नोबिस पीसी महाल नोबिस के जन्मदिन पर कब आता है? पीसी महाल नोबिस के जन्मदिन। फिर आता है अगला हमारा नेक्स्ट पॉइंट, क्या आता है देख लेते उसको पहले। फिर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है NSSO हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है। ठीक है, नेशनल सिंपल सैंपल नेशनल सैंपल ऑर्गेनाइजेशन।
ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। साउंड बीच में गलत हो गया था क्या? ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सिंपल, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय प्रदर्शी, प्रतिदर्शी, राष्ट्रीय प्रतिदर्शी, राष्ट्रीय प्रतिदर्शी, राष्ट्रीय प्रतिदर्शी, राष्ट्रीय प्रतिदर्शी सर्वेक्षण संगठन, सर्वेक्षण संगठन, सर्वेक्षण संगठन, सर्वेक्षण संगठन, सर्वेक्षण संगठन, ठीक है। इसका इसका काम क्या है? इसका जो काम है, इसका क्या काम है? इसका जो काम है, क्या काम है? इसका काम है डाटा, डाटा कलेक्ट करना। इसका काम क्या है? डाटा कलेक्ट करना, कलेक्ट करना, कलेक्ट करना, कलेक्ट करना यानी कि आंकड़े इकट्ठा करना, आंकड़े, आंकड़े इकट्ठा करना, आंकड़े इकट्ठा करना। इसका काम क्या है? आंकड़े इकट्ठा करना, ठीक है। वास्तविक राष्ट्रीय प्रतिदर्शी सर्वेक्षण संगठन, इसका काम क्या है? डाटा कलेक्ट करना यानी कि आंकड़े इकट्ठा करना, ठीक है। हम लोग आगे पॉइंट देख लेते हैं। आगे जो हमारा कितना है, आगे हमारा CSO और NSSO, ये दोनों क्या हो गया? विलय हो गया। दोनों दोनों क्या हो गया? विलय हो गया। किसके अंदर? ये दोनों विलय हो गया किसके अंदर? ये दोनों क्या है? विलय हो गया। दोनों विलय हो गया किसके अंदर? ठीक है, तीनों विलय हो गया NSO के अंदर, NSO के अंदर विलय हो गया। क्या हो गया? दोनों विलय किसके अंदर? विलय हो गया विलय हो गया किसके अंदर? NSO के अंदर, यानी कि नेशनल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, नेशनल, नेशनल, नेशनल स्टैटिकल, स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या हो गया? ये विलय हो गया, ठीक है। इसको मंजूरी कब मिली थी? इसको मंजूरी कब मिली थी? 23 मई, 23 मई 2019 को इसको मंजूरी मिली। क्या मिली? मंजूरी मिली NSO को। क्या बोली? मंजूरी मिली, मंजूरी, मंजूरी मिली कब मिली? 23 मई 2019 को, ठीक है। मंजूरी कब मिली? 23 मई 2019 को। अच्छा, ये सब तीनों जो है, तीनों NSO, CSO, ये तीनों, ये तीनों और NSO, ये तीनों जो है किसके अधीन है? तीनों किसके अधीन काम करते हैं? काम करते हैं, करता है? तीनों तीनों मंत्रालय किसके अधीन काम करता है? एक मंत्रालय कौन सा? MOSPI, MOSPI इसके अधीन, इस मंत्रालय के अधीन तीनों रहता है। तीनों अधीन है, इस मंत्रालय के अधीन तीनों है, तीनों इस मंत्रालय के अधीन है, MOSPI के अधीन है। तीनों तीनों किसके अधीन है? तीनों MOSPI के अधीन है, के अधीन है, ठीक है, अधीन है। तीनों किसके अधीन है? MOSPI के अधीन है, ठीक है। यानी कि इसका फुल फॉर्म बता देते हैं आपको। तीनों जो किसके अधीन है? NSO, CSO, NSSO, तीनों किसके अधीन है? MOSPI के अधीन है, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म है MOSPI को, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक प्रोग्रामिंग इम्प्लेशन, नहीं इम्प्लीमेशन, इम्प्लीमेशन नहीं, मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स
स्टैटिक्स प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेशन इम्प्लीमेशन, ठीक है, यानी कि सांख्यिकीय कार्यक्रम क्रियालय मंत्रालय, सांख्यिकीय कार्यक्रम क्रियालय मंत्रालय, ठीक है। ये तीनों किसके अधीन आता है? इस सांख्यिकीय कार्यक्रम क्रियालय मंत्रालय के अधीन था, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेशन, ठीक है। चलिए फ्रेंड, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक दीजिए हमें इजाजत। तो देख सकते हैं इसी के अधीन है। चलिए फ्रेंड, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। अच्छा चाहे जो भी हो, आप अगर कोई मांग हो जरूर जो कमेंट में हो उस मांग को जरूर मांगिएगा, क्योंकि हम पूरा करने का 100% कोशिश करेंगे, ठीक है।